जो हमारा अगला शिफ्ट है नॉर्मल शिफ्ट। आइए देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। मान लीजिए कोई दो इस तरह से लाइट रेज कहीं से आ रही हूँ और इस तरह से बच्चों बीच में एक ग्लास का स्लैब आ जाए। कन्वर्जिंग लाइट बीम्स बच्चों ऐसे आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं। अगर बीच में स्लैब महोदय ना आए होते तो क्या होता, ये लाइट रेज जा करके पॉइंट ओ पर कंसंट्रेट होते, देखिए डॉटेड लाइन। लेकिन इस स्लैब के आने की वजह से जैसे ही ये लाइट रे रेयर से डेंसर एयर से ग्लास वाले मीडियम में गया, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो गया। फिर बच्चों ये डेंसर से फिर रेयर में जा रहा, अब ये नॉर्मल से अवे भागेगा। यहाँ पर नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर गया, ऐसे थोड़ा ऐसे ना जाकर थोड़ा ऐसे हो गया। सिमिलर प्रोसीजर विल बी हैपन ओवर हियर। यहाँ के अंदर लाइट रे आया, नॉर्मल की ओर बेंड हुआ, फिर यहाँ गया, डेंसर से रेयर जा रहा है, नॉर्मल से अवे चला गया। तो ये लाइट रे जो मिलना चाहे थे, मिलना होता था पॉइंट ओ पर, वो लाइट रे अब जाके मिल रहे हैं पॉइंट ओ डैश पर। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर ये स्लैब ना होता तो यही लाइट रेज जाकर कहाँ मिलते, पॉइंट ओ पर। लेकिन इस स्लैब के आने की वजह से जो लाइट रेज पॉइंट ओ पर कंसंट्रेट होते, वो जाकर पॉइंट ओ डैश पर कंसंट्रेट हो रहे हैं। जो इमेज हमें पॉइंट ओ पर मिल रहा होता, वो पॉइंट ओ डैश पर मिल रहा है। यानी कि यहाँ के अंदर बच्चों एक शिफ्ट आ गया इमेज के पोजीशन में। बच्चों ये जो शिफ्ट यहाँ के अंदर आया, उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल शिफ्ट। बाहर एयर मीडियम से घिरा हुआ है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम यहाँ ग्लास का है, बीच में आ गया, इसी की वजह से यहाँ पर ये शिफ्ट आया है। इसको बच्चों हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। और नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू यहाँ के अंदर होती है नॉर्मल शिफ्ट, यानी यस इन द सेंस नॉर्मल शिफ्ट that is equal to o dash, and this shift will be equal to d1 minus 1 upon mu। बच्चों इस शिफ्ट की वैल्यू इतनी होगी, d is the thickness of the slab and mu is the refractive index of the glass, या फिर स्लैब कह सकते हैं। और इसको घेरने वाला जो मीडियम है बच्चों वो एयर है। इनफैक्ट ये म्यू ऑफ दिस बाई म्यू ऑफ आउटर है जो कि 1 है। अगर आउटर में कुछ और होगा तो यहाँ बच्चों उसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। म्यू इनर अपॉन म्यू आउटर यहाँ है, क्योंकि म्यू आउटर 1 हो गया तो यहाँ केवल क्या बचा, म्यू। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में इसको TIR बोला जाता है। क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखिए, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर टू रेयर मीडियम जाता है, तो वो नॉर्मल से अवे हो जाता है। नॉर्मल ये है, उससे अवे हट जाता है, उससे दूर हो जाता है। कितना दूर हटता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है, डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कितना रखा है। बच्चों स्नेल्स लॉ के अनुसार अगर मैं आई बढ़ाऊंगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब मैं आई बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू बढ़ने लगेगा। तो आई को अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं, ये जो लाइट रे मैं यहाँ डाल रहा था इसको थोड़ा धीरे धीरे करके ज़्यादा करने लगूं इस एंगल को, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ने लगेगा। बच्चों अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, नो डाउट लाइट यहाँ नॉर्मल से अवे चला जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता रहूँ बच्चों तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कर देंगे कि ये दूर हटते हटते ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों सरफेस के, दोनों मीडियम के इंटरफेस को टच करते हुए जाने लगेगा, उसके टेंजेंशियल जाने लगेगा। बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं कि TIR की शुरुआत हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शुरुआत हो रही है। और इस केस को कहते हैं क्रिटिकल केस। जरा सा भी एंगल यहाँ का बच्चों हम ज़्यादा इससे करेंगे तो ये लाइट रे अगले उसी मीडियम में फिर से वापस चला जाएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, हम आई को बढ़ाते रहे और आर बढ़ता रहा। आई को बढ़ाते बढ़ाते मैंने इतना कर दिया कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था वो दोनों मीडियम के इंटरफेस को, बाउंड्री को टच करते हुए जाने लगा, क्रिटिकल केस बन गया। और जैसे ही अच्छा यहाँ पर जो एंगल बच्चों आया उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल केस में क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है क्रिटिकल केस में 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगर हम एंगल को बच्चों क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे, एंगल जो हमारे पास इंसिडेंस है अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा रे अभी ऐसे जा रहा था वो उसी डेंसर मीडियम में वापस चला जाएगा।
मतलब पूरी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब शुरुआत होने वाली होती है, जस्ट होने के कंडीशन में होता है, तो उसको बच्चों हम क्रिटिकल केस का नाम देते हैं। और उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आ रहा होता है बच्चों, इसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ के अंदर एक बात आपको सीखनी है, क्रिटिकल एंगल के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बच्चों क्रिटिकल केस लीजिए और उसमें स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। अगर क्रिटिकल केस में हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई के जगह पर साइन आई सी अपान साइन आर के जगह पर साइन 90 डिग्री। तो यहाँ के अंदर साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन स्नेल्स लॉ। साइन आई इन द सेंस साइन आई सी, साइन आर इन द सेंस साइन 90 डिग्री क्रिटिकल केस में, इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन। म्यू टू का मतलब रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू आर है, और म्यू डी इन दी सेंस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मैंने म्यू डी मान लिया है ताकि आसान रहे समझना इसको। अच्छा, साइन आई सी बच्चों इस तरह से साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन आई सी की वैल्यू आ गए यहाँ के अंदर म्यू आर अपान म्यू डी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आई सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर अपान म्यू डी, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा, मान लो कि जिस रेरर मीडियम को हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं वो रेरर मीडियम ज़्यादातर सवाल में, ज़्यादातर केसेज में, सब में नहीं लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम केसेज में आप देखोगे कि एयर रहेगा। अगर ये एयर या वैक्यूम है तो ऐसे केस में म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और म्यू आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो आई सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1 अपान म्यू डी बच्चों, या कह सकते हो साइन आई सी इक्वल टू 1 अपान म्यू डी। अब इतना अगर आप समझ गए हैं बच्चों, तो इससे एक फीडबैक हम लोग लेते हैं कि अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो यहाँ से देखिए, अगर IC ज़्यादा होगा तो साइन IC ज़्यादा होगा, साइन IC ज़्यादा तब होगा जब म्यू डी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास म्यू डी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब TIR के लिए शर्तें क्या होंगी, कंडीशन क्या होगा? पहला सबसे खास कंडीशन ये है, लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर, नॉट फ्रॉम रेरर टू डेंसर। बच्चों, लाइट रे शुड की जगह हम मस्ट कह सकते हैं, लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अदरवाइज अगर रेरर टू डेंसर होगा तो TIR की फिनोमिना नहीं हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा TIR के लिए शर्त ये होगा, डेंसर से रेरर तो जाए ही जाए, ये तो पहला कंडीशन हो गया, डेंसर से रेरर ले जाना है आपको। दूसरा, यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप दे रहे हो वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो। दोनों साइड का बच्चों साइन ले लेते हैं तो बचेगा साइन आई शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन आई सी, और इस तरह से साइन आई शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन आई सी की वैल्यू हम लोग इधर निकाले हैं। साइन आई सी की वैल्यू बच्चों आ रहा था म्यू आर अपान म्यू डी, इसके जगह पर म्यू आर अपान म्यू डी रख दिया। आई शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपान म्यू डी। तो ये बच्चों आवश्यक शर्तें, ये कंपलसरी है अगर TIR होना है। लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर एंड द कंडीशन आई शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू आई सी, दिस मस्ट बी फॉलोड। चलते हैं आगे। यहाँ के अंदर मान लो बच्चों डेंसर से रेरर मीडियम में बहुत सारे लाइट जा रहे हैं। बहुत सारे लाइट का मतलब उसमें जो है पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है, रेड से लेकर वायलेट तक के सारे वेवलेंथ अगर मौजूद हों, ये सभी लाइटें डेंसर से रेरर में, मान लो ग्लास से हवा में जा रहे हो, मान लो वाटर से एयर में जा रहे हो, ऐसी कंडीशन बन रही हो। तो सवाल ये उठा कि यहाँ के अंदर आप ये बताइए क्रिटिकल एंगल किसके लिए कम होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा? बच्चों, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। ठीक, वेवलेंथ ये बच्चों जो हमारा म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसके लिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम ऑफर होगा। रेड के लिए सबसे ज़्यादा
वेवलेंथ होगा तो रेड के लिए सबसे कम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होगा। जिसके लिए बच्चों रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम ऑफर होगा उसका क्रिटिकल एंगल उसके लिए क्रिटिकल एंगल रिक्वायर्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल का रिक्वायरमेंट होगा रेड के लिए और यहाँ सबसे कम क्रिटिकल एंगल का रिक्वायरमेंट होगा वायलेट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। रेड वाले को अगर TIR कराना है तो ज़्यादा क्रिटिकल एंगल की आवश्यकता होगी एज कंपेयर टू वायलेट, एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये ऑर्डर बनेगा, आप देख सकते हैं। रिवीजन क्लास है, फटाफट देखना है। TIR का एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स में है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमक क्यों होता है उसका कारण है TIR। ठीक है बच्चों। मिरेज फॉर्मेशन, मिरेज फॉर्मेशन बच्चों यहाँ के अंदर होता है जहाँ बहुत ड्राई एरिया होता है, बहुत वार्म स्थान होता है बच्चों, वहाँ मिरेज फॉर्मेशन होता है। ये भी होता है बिकॉज ऑफ TIR। एग्जाम्पल से आपको याद रखने, लूमिंग, ये बच्चों कोल्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडक होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, मिरेज से मिलता जुलता फिनोमिना, इसको कहते हैं लूमिंग। ये भी बच्चों यहाँ के अंदर TIR की वजह से। अगला टॉपिक है फील्ड ऑफ विजन बाई सर्क्यूलर अपर्चर। आइए देखें इसमें क्या है। बेटा मान लो यहाँ पर ये वाटर कहीं भरा हुआ हो या कोई अदर लिक्विड भी हो सकता है और ये हवा से या किसी अदर रेयर मीडियम से घिरा हुआ हो। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μr ले लेते हैं और डेंसर मीडियम का μd ले लेते हैं। बच्चों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो या बल्ब जला दिया जाए कह लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और बाहर से कोई उसे देख रहा है तो कैसा उसे प्रतीत होगा। यहाँ से जब बच्चों कोई चीज़ हमें तब दिखाई पड़ती है जब उस बॉडी से, उस वस्तु से, उस ऑब्जेक्ट से चलने वाला रे हमारे आँखों तक पहुँचे, रेटिना तक पहुँचे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ कहीं रखा हुआ है, इससे चलने वाले लाइट रेज यूँ गए, जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, यहाँ देखिए पहले तो जो सीधा गया सीधे निकल गया, जो यहाँ पर गया किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गया, थोड़ा सा ये नॉर्मल से अवे होगा क्योंकि रेयर में जा रहा है, थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा डेंसर से रेयर में जाते समय ये लाइट रे बच्चों क्या होगा, यहाँ के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्रिटिकल केस में पहुँच जाएगा और वहाँ पर जो लाइट रे होगा वो वाटर और एयर के बाउंड्री को, यूँ कह लीजिए डेंसर और रेयर मीडियम के बाउंड्री को टच करते हुए जाने लगेगा। बच्चों एक क्रिटिकल केस यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसके इधर बढ़ेंगे तो इसके इधर जो लाइट रे यहाँ से जा रहा होगा, उसके अंदर ही मुड़ के रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लाइट बाहर निकलेगी उसका प्रारूप कुछ ऐसे होगा, सीधे निकल गया, ये थोड़ा बिखर गया, थोड़ा और बिखर गया, थोड़ा और बिखर गया। अच्छा सा यहाँ पर बच्चों एक इमेज, एक जो है ऐसा लगेगा जैसे कि लाइट रे बिखरता हुआ निकल रहा चारों तरफ, सीधे थोड़ा बिखरते बिखरते इस तरह से मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइट रे का निकलने का। तो यहाँ पर जितने यहाँ क्रॉस सेक्शन से, जितने सर्कुलर अपर्चर से बच्चों जहाँ जहाँ TIR हुआ होगा, TIR का क्रिटिकल केस बना होगा, वहाँ वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो एक सर्कुलर अपर्चर बन के आएगा, उसी से लाइट रे बाहर जा रहा होगा। इस सर्कुलर अपर्चर का रेडियस क्या होगा आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल केस है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये भी एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों साइन IC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा μr/μd बाई फार्मूला होता ही है। और यहाँ से अगर इस ट्राइंगल में साइन IC हम देखने जाएँ तो ट्राइंगल के बिहाफ पर साइन IC की वैल्यू हो जाएगी r डिवाइडेड बाई दिस मच। ये वाली वैल्यू ऊंचाई हमारी h है और ये रेडियस r है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस h²। यहाँ आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन में जो रेयर मीडियम होता है वो एयर होता है। अगर रेयर मीडियम हमारा एयर है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में μr की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और इस तरह से बच्चों 1/μd इक्वल टू r डिवाइडेड बाई दिस मच हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करके बच्चों पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ रेडियस ऑफ सर्कुलर अपर्चर जो हमारा मिलता है उसकी वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों आती है r इक्वल टू h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में μd² माइनस ऑफ 1। अच्छा एरिया यहाँ के अंदर क्या होगा, ये जो सर्कुलर अपर्चर जिसमें से लाइट निकल रहा है उसका एरिया पूछा जाए तो सिंपली πr², r की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दो तो आ जाएगा h² डिवाइडेड बाई, यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, μd² माइनस ऑफ 1।
ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया सर्कुलर अपर्चर, जिसमें से लाइट यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, जिस सर्कुलर अपर्चर में से लाइट यहाँ के अंदर यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक और चीज़ यहाँ सुन लीजिए, छोटी सी बात। वो छोटी सी बात ये है कि पूछा जाता है कि ये वाली जो मीडियम हमारा डेंसर वाला अगर ये वाटर हो और उसको घेरता हुआ ये बच्चों एयर हो, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है बच्चों, इसको कहेंगे थीटा, जो कि IC के बराबर है। थीटा की वैल्यू आती है 49 डिग्री इन केस जब हमारे पास ये वाटर का मीडियम हो और ये उसको घेरने वाला बाहर का मीडियम एयर का हो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, या कह लीजिए IC की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, और ये हाफ एपेक्स एंगल होगा। टोटल एपेक्स एंगल 2 थीटा होगा। टोटल एपेक्स एंगल बच्चों 98 डिग्री के बराबर आएगा, पर्टिकुलरली कौन से मीडियम के लिए, जब ये वाटर हो डेंसर वाला और रेयर वाला क्या हो, एयर हो। समझ गए बच्चों? बच्चों अगला हमारा टॉपिक है मिरर। मिरर क्या होता है बच्चों? कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एक सरफेस पॉलिश हो, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एक सरफेस पॉलिश हो, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग बच्चों मिरर का नाम देते हैं। अब मिरर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसमें हम 2 तरह के मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर जिसको आप पढ़ चुके हो, अगला यहाँ पे हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी 2 टाइप बच्चों, उसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर की खास बात ये होगी कि उसमें रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस उपलब्ध रहेगा वो कॉन्केव सरफेस, इधर से कॉन्वेक्स सरफेस उपलब्ध रहेगा। माफ करिएगा, यहाँ पर बच्चों हमारा ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है और ये वाला सरफेस कॉन्केव है। कॉन्केव सरफेस को अगर मैं पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्शन के लिए उपलब्ध जो है अवेलेबल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स वाला है। ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर का नाम देंगे। बच्चों अगर कोई स्फेयर का एक हिस्सा ऐसे कट कर लिया जाए, ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, और यहाँ पर क्या किया जाए, ये स्फेयर ट्रांसपेरेंट और हालो है, उसका एक हिस्सा कट कर लिया गया, उसका कॉन्वेक्स नहीं कॉन्वेक्स साइड पॉलिश कर दिया गया, माफ करिएगा कॉन्वेक्स साइड पॉलिश कर दिया गया। मायने कि रिफ्लेक्शन के लिए जो उपलब्ध सरफेस है, कोई लाइट जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वो हमारा कॉन्केव वाला सरफेस उपलब्ध है। ऐसे मिरर को हम बच्चों कॉन्केव मिरर का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होगा वही बच्चों मिरर का नाम होगा। अब इनके बारे में डिटेल आगे पढ़ते हैं, इनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। बच्चों मिरर से रिलेटेड कुछ खास पैरामीटर्स हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर हमारा है पोल। व्हाट इज पोल, आइए देखें इसको। बच्चों कोई मिरर, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कॉन्केव मिरर का, कोई मिरर का जो सबसे मिड पोर्शन होगा, यहाँ पर सबसे बीचों बीच का हिस्सा होगा, जितना इधर उतना इधर, बच्चों उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पोल। दिस इज पोल ऑफ दिस मिरर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, दैट इज पोल। वहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली ये जो मिरर है ये 3D में जरा सोचिए इसको, ये किसी स्फेयर का एक हिस्सा है, किसी हालो स्फेयर का, ट्रांसपेरेंट स्फेयर का एक हिस्सा है, और उस हिस्से को निकाल कर एक सरफेस पॉलिश कर दिया गया है। तो जिस स्फेयर से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है बच्चों, उस स्फेयर का सेंटर कहीं होगा, वही सेंटर जो हमारे पास होता है बच्चों वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस बच्चों स्फेयर से ये मिरर एक्सट्रैक्ट होके आता है उसका सेंटर जहाँ पे भी होता है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अच्छा यहाँ के अंदर दूसरा ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगला हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको कहीं भी पोल को मिला दीजिए, मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिला दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं को भी मिला दीजिए इसके सरफेस पर, बच्चों ये रेडियस ही तो होगा स्फेयर का, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम विच mirror is extracted. Okay, and third one is the radius of curvature. What is radius of curvature? The radius of that sphere from which mirror is extracted out, that radius is called radius of curvature. यूं कह लीजिए C और P के बीच का जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसको भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। ठीक, अगला हमारा है बच्चों फोकल पॉइंट। बच्चों मान लीजिए इनफाइनाइट से
इनफाइनाइट से चलने वाली कोई ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, इनफाइनाइट से चलकर कोई पैरेलल रेज ऐसे आ रही हैं, पैरेलल और आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। ये रेज बच्चों इस तरह से आ रही हैं। यहाँ पर कहीं मिरर पे टकराएं तो जितने एंगल पर नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि रेडियस पेरीफेरी पर बच्चों सरफेस के ऊपर स्फीयर के परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल पर जितने एंगल पे टकराएगी उतने एंगल पर बच्चों ये वापस भी हो जाएगी रिफ्लेक्शन के नियमानुसार। सिमिलरली जितने एंगल पर ये वाला रे टकराएगा उतने एंगल पर बच्चों यहाँ वापस हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर आकर ये दोनों टच करेंगे। बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर ये टच करेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकल पॉइंट। इस पॉइंट को बच्चों हम नाम देते हैं फोकल पॉइंट। और यहाँ से बच्चों पोल की जो दूरी होती है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। हम कहेंगे इनफाइनाइट से चलने वाली किरणें, इनफाइनाइट से चलने वाली रेज, या यूँ कह लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों जो सी और पी को मिलाने पर लाइन बनता है आगे पीछे, बच्चों इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पर फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको बच्चों फोकल लेंथ का नाम देते हैं। तो ये दो पैरामीटर एक्सप्लेन हो गए। अगला हमारा बच्चों फोकल प्लेन। अगर बच्चों हम एक ऐसा प्लेन इमेजिन करें, एक ऐसा प्लेन इमेजिन करें जो फोकल पॉइंट से होकर जा रहा हो और जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो परपेंडिकुलर। एक ऐसा प्लेन बच्चों जो फोकल पॉइंट से जा रहा हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके कैसे हो परपेंडिकुलर, उस प्लेन को हम नाम देते हैं फोकल प्लेन। आई होप आपको फोकल प्लेन समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सी और पी को मिला दीजिए सीधी लाइन से, आगे पीछे बढ़ा दीजिए, ये जो एक्सिस इसकी बन करके आएगी बच्चों उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। बच्चों इसी में एक और ख़ास बात होता है, जब हम लोग तमाम सारे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन का यूज आता है। साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों? जब मिरर से कोई लाइट रे टकराता है तो टकरा के बाद वो रिफ्लेक्ट, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, कहीं ना कहीं मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये सिचुएशन हर जगह बन करके आएगी। जब हम बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो सभी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे पोल से, यहीं से हम लोग शुरू होंगे। और अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बच्चों उसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज कहीं पर बनेगा। अगर बच्चों हम डिस्टेंस नाप रहे हैं तो पहली बात शुरुआत पोल से करेंगे। अगर इंसिडेंट रे के अलांग हम जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, पोल से चलना शुरू करेंगे आप। अगर इंसिडेंट रे के अलांग आप जा रहे हैं आप डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट जा करके डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं आप बच्चों साइन कैसा लेंगे डिस्टेंस का, वहाँ के अंदर निगेटिव लेंगे। और यहाँ पर अगर बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई लेंथ आप मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई लेंथ आप ले रहे हैं उसको एज निगेटिव साइन लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मिरर से रिलेटेड सवाल सॉल्व हम लोग करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे रखें मिरर को कि इसका जो हमारा पोल है वो कहाँ पे आ जाए, वो ओरिजिन पे आ जाए, 0 0 0 पर आ जाए। तो बच्चों अगर ऐसा होगा तो इसको हम पॉजिटिव x मानेंगे, इसको निगेटिव x मानेंगे, और यहाँ पर बच्चों इसको हम पॉजिटिव y मानेंगे और इसको निगेटिव y मानेंगे। और यहाँ जस्ट x y सिस्टम में जो साइन यूज होता है उसी को हम यूज करेंगे। यानी पॉजिटिव x के अलांग जो हमारा यूज होगा, जो भी डिस्टेंस लेंगे प्लस में लेंगे, इधर का जो लेंगे डिस्टेंस माइनस में लेंगे, इधर का जो लेंगे प्लस में लेंगे, इधर का जो लेंगे माइनस में लेंगे। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, समझ के इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यही हम यूज करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे रखें। अगर ऐसे नहीं रख पाते हैं तो फिर जो बताया उसको हम लगाएंगे, अदरवाइज अगर ऐसे रख लिया तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब हुआ समझ लीजिए। मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ कि हम कोई मिरर लेंगे बच्चों, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का कोई इमेज बनेगा। हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिया है, छोटा सा
इमेज बड़ा सा बन गया, हम कहेंगे इमेज एनलार्ज हो गया यानी मैग्नीफाई हो गया। कितना टाइम्स, मान लीजिए इमेज का साइज था 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था और इमेज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का बन गया, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, यानी इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज। यहाँ पर बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, ये जो रेशियो यहाँ के अंदर आता है इसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। कितना गुना, कितना टाइम्स हो गया इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन के यहाँ 2 टाइप्स होंगे। एक तो हमारे पास होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन जहाँ हम लेंथ की तुलना करते हैं, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास होगा एरियल मैग्नीफिकेशन जिसमें हम इमेज और ऑब्जेक्ट के एरियाज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन में फर्दर 2 कैटेगरीज हमारे सामने होंगे। एरियल मैग्नीफिकेशन में 2 कैटेगरी में हमारा पहला कैटेगरी होगा बच्चों ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्नीफिकेशन, और यहाँ दूसरा होगा एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। ये वाली मैग्नीफिकेशन जिसका नाम ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्नीफिकेशन है, ये कॉन्सेप्ट तब लागू होगा जब बच्चों मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा, इमेज इसका कहीं परपेंडिकुलर ही बना होगा, इस केस में जो बच्चों यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का या लैटरल मैग्नीफिकेशन का। अगर एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन की बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है एक्सियल यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा होगा, एलांग रखा होगा, ऑब्वियसली उसका इमेज भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के एलांग ही बन रहा होगा। ऐसे मैग्नीफिकेशन को हम एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये रिवीजन क्लास है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होगी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। बाई फार्मूला इसकी वैल्यू जो आती है -v अपॉन u के बराबर आता है। v स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, u स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से डिस्टेंसेज लिए गए होंगे, पोल से लिए गए होंगे, और f यहाँ फोकल लेंथ है। इसी को आप बच्चों फार्मूले में कोरिलेट करके रखते हो, थोड़ा सा डिराइव करना पड़ता है, तो यहाँ के अंदर होता है f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, माइनस वी अपॉन यू के जगह पर ये आ जाता है, या f माइनस वी डिवाइडेड बाई f। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार बच्चों इस फार्मूले को हम यूज करते हैं, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सियल मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना करेंगे बच्चों, तो इमेज एक पॉइंट पे तो बना नहीं है, इमेज की दूरी पोल से यहाँ मान लो v1 है, तो ये वाला इंड इमेज का देखिए ये v2 होगा। तो यहाँ इमेज की साइज के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा u2 माइनस u1, माइनस में हो गया माइनस v2 अपॉन v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस, फिर से सुन लीजिए, यहाँ एक्सियल मैग्नीफिकेशन हमारा हो गया m डैश की वैल्यू हमारे सामने आ गई बच्चों माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस ऑफ u1। अगर इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बच्चों बहुत छोटी हो तो ऐसे कंपैरिजन में इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा u लिख सकते थे, लेकिन बहुत छोटी साइज के केस में हमारे पास डेल्टा v को हम लिखेंगे dv और डेल्टा u को लिखेंगे du, तो ये बन जाएगा माइनस dv अपॉन du। और माइनस dv अपॉन du मिरर फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं बच्चों तो v बाई u का होल स्क्वायर आता है। v बाई u का होल स्क्वायर करें या माइनस v बाई u का होल स्क्वायर करें बात तो वही रहेगा, तो आप इतने का स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ इतने का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इक्वल होगा। अगला हमारा यहाँ के अंदर आता है बच्चों एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एरियल मैग्नीफिकेशन में बेसिकली बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं एरिया ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी ये एरियल मैग्नीफिकेशन जो बच्चों होता है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरे ऑप्टिक्स में आपके केस में बहुत कम जगहों पे शायद यूज हो। मेन जो यूज होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा यूज में ये आएगा, कभी कभी इसका कॉन्सेप्ट आता है, और बहुत कम लगभग ना के बराबर यहाँ का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने ऑप्टिक्स का सवाल किया होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगा होगा। अब एक खास बात यहाँ ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा क्या कि जब इन फार्मूलों को आप यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ चीज़ों को रखना है। फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, यू कैसा है, ऑब्जेक्ट की दूरी कैसी है, पॉजिटिव है निगेटिव है, जैसा जहां होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों विथ साइन कन्वेंशन उन चीज़ों की वैल्यू यहाँ के अंदर इन पैरामीटर्स की वैल्यू हमें फीड करनी होगी, तब हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रहे। बच्चों अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक इक्वेशन बना था जिसके अंदर एक ए भी आ रहा था एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ। इसको लिख सकते हैं एफ अपान एफ मतलब 1 माइनस वी अपान एफ। बच्चों माइनस वी अपान एफ को पहले लिख लेते हैं थोड़ा मॉडिफाई करके, इसको लिखते हैं माइनस 1 बाई एफ इंटू वी प्लस 1। तो ये y इक्वल टू यम एक्स प्लस सी से कोरिलेट हो रहा है। y के जगह यम आ गया, x की जगह बच्चों यहाँ के अंदर v आ गया, x की जगह यहाँ के अंदर v आ गया, और यहाँ पर यम जिसको कि टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा की जगह माइनस 1 बाई एफ आ गया, टेन थीटा की जगह माइनस 1 बाई एफ आ गया, यहाँ के अंदर लिखा हुआ है टेन थीटा के जगह माइनस 1 बाई एफ आ गया। इसमें ग्राफ अगर देखें तो ऐसे जाएगा, स्लोप निगेटिव होगा मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, इंटरसेप्ट यहाँ के अंदर कटेगा, इंटरसेप्ट जो भी कटेगा कितना होगा 1 होगा, इंटरसेप्ट यहाँ के अंदर 1 कटा है बच्चों। तो फिलहाल ये रहा यहाँ के लिए ग्राफ, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। बच्चों मिरर से रिलेटेड कुछ और ग्राफ्स होते हैं, आइए जरा उन पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ पूछा जाता है 1 अपान वी और 1 अपान यू के बीच में, जहाँ वी और यू क्या है, वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ के अंदर बच्चों इसके ऊपर अगर 1 अपान यू और 1 अपान वी के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा। मिरर का इक्वेशन कुछ ऐसे होता है 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ, दिस इज द मिरर इक्वेशन। इसमें बच्चों क्या होता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो 1 अपान वी इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया माइनस 1 अपान यू, माइनस 1 अपान यू को लिखेंगे माइनस 1 इंटू 1 अपान यू प्लस 1 अपान एफ, ऐसे करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर 1 अपान वी के जगह पर हमने लिख दिया वाई, 1 अपान यू के जगह पर हमने लिख दिया एक्स और 1 अपान एफ के जगह हमने लिख दिया सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास यम है, तुलना करें जरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ के अंदर y की जगह आ गया 1 अपान वी, x की जगह आ गया 1 अपान यू, और यम की वैल्यू -1 है, यम इन दी सेंस टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू अगर -1 है इट मीन्स थीटा की वैल्यू 135 डिग्री होगा, ठीक है। और इंटरसेक्ट यहाँ के अंदर पॉजिटिव करना है, एंगल जो हमारे पास 135 डिग्री आना है, स्लोप निगेटिव आना है, ग्राफ हमारा कुछ यूँ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से 135 तो ऑब्वियसली यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब यहाँ के अंदर बच्चों 45 डिग्री एंगल अगर ये बना रहा है, इंटरसेप्ट 1 अपान एफ है, 45 अगर यहाँ है तो 45 यहाँ भी होगा ज्योमेट्री के अनुसार, तो 1 अपान एफ अगर ये वाला लेंथ है तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा 1 अपान एफ होगा। तो फिलहाल ये ग्राफ आप समझ गए। अगला हमसे ग्राफ पूछा जाएगा मिरर के केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए बच्चों हमारा मिरर इक्वेशन कुछ ऐसे है 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। इसके अंदर क्या करते हैं, v के जगह पर इनफाइनाइट रख देते हैं। अगर बच्चों v के जगह पर हम इनफाइनाइट रख देंगे, v की वैल्यू बहुत ज़्यादा, कहीं मान लिया इनफाइनाइट पे कहाँ जाओगे, मान लिया कहीं यहाँ इनफाइनाइट है, वैसे तो कहीं होगा ही नहीं, मान लिया यहाँ कहीं इनफाइनाइट है, तो v के जगह पर इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा की बात करें, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ, यानी u की वैल्यू f के क्या होगा, बराबर होगा। u की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों f के बराबर हो जाएगा, u इक्वल टू f कब, जब v की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट, v की वैल्यू बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट कहने का मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा यहाँ पर बच्चों जब u की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, u की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, अब यहाँ दिखाने के लिए मैंने कुछ दिखा दिया है, तो उस समय बच्चों अगर u को हम इनफाइनाइट बोलेंगे तो 1 अपान वी ये 0 हो गया, 1 अपान वी इक्वल टू 1 अपान एफ, यानी v इक्वल टू क्या होगा f। अगर u की वैल्यू इनफाइनाइट यहाँ कहीं हमारा हो गया, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, v की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी, v की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी।
ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा, सब लोग आगे बढ़िएगा। यहाँ के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, और एक और कंडीशन इसी में देख लेते हैं। जब v इक्वल टू यू होगा तो क्या होगा, v इक्वल टू यू करेंगे तो 1/v प्लस 1/v यानी कि 2/v इक्वल टू 1/f, या कह सकते 2/u इक्वल टू 1/f मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इस तरह से u की वैल्यू बच्चों 2f के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे डिफरेंट पॉइंट इनफाइनाइट से शुरू हुए डिफरेंट पॉइंट u और f का फाइंड आउट करते चले जाएं, जब v की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा है तो उस समय u की वैल्यू f के बराबर है। जैसे जैसे बच्चों v की वैल्यू हम कम करेंगे, u की वैल्यू उसी तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम जब यहाँ के अंदर क्या कर देंगे, v की वैल्यू घटाते ले जा रहे हैं, u की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, कहाँ तक चली जा रही है, इनफाइनाइट तक। बच्चों जब u को हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो उस समय v की वैल्यू घटकर फोकल लेंथ के बराबर आ गई है। अच्छा, एक ग्राफ अगर हम खींचे v इक्वल टू यू के लिए, v इक्वल टू y इक्वल टू x के लिए, तो ग्राफ यहाँ से 45 डिग्री पर लीनियरली जाएगा। तो बच्चों ये कब मिलेगा, तब मिलेगा जब u और v की वैल्यू 2f के बराबर हो। पूछा जाता है ये दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो बच्चों यही तो इसका सलूशन आ गया। यहाँ के अंदर u की वैल्यू भी हमारे पास 2f होगा और v की वैल्यू भी 2f के बराबर होगा। स्टिल रिवीजन क्लास यहाँ पर बच्चों जल्दी आपको रिमाइंड करा रहे हैं जो चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल में। ओके बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ मेन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं जो बहुत कॉमन है। यहाँ पर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के द्वारा बनाया जाएगा। तो क्या होगा, कहीं पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हो सकता बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है बहुत नज़दीक हो, तमाम सारे पॉइंट्स यहाँ पर बन सकते हैं। जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं यहाँ पर आइए देखते हैं। हो सकता है पहले केस में हम ये मानेंगे u इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे रखा हो। बच्चों ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे रखा हुआ था तो अभी हम लोगों ने ग्राफ में भी इस बात को सीखा है, उस समय v की वैल्यू f के बराबर आ रही थी, यानी इमेज की जो दूरी होगी पोल से वो फोकल लेंथ के बराबर होगी। यहाँ पर हम बनाएंगे कैसे बच्चों, रे ऑप्टिक्स से हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से इनफाइनाइट से चलने वाली जो रेज हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ ऐसे दिखाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ आप दिखाएंगे। फिर यहाँ पर बच्चों जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो यहाँ मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो पक्का है वो कहाँ से होके जाएंगे, फोकल पॉइंट से होकर के जाएंगे। दो या दो से अधिक लाइट रेज जहाँ मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स बच्चों इमेज का फॉर्मेशन हमारा यहाँ कहीं हुआ, कहाँ पे हुआ, फोकल पॉइंट पे। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा फोकल पॉइंट पे होगा। इमेज कैसा होगा तो रियल। इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल होगा। मिरर के बिहाइंड होगा कि फ्रंट में होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। बच्चों इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ के अंदर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज छोटा होगा बड़ा होगा, तो बच्चों बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, इवन उसको देख पाना उसके डायमेंशन को पॉसिबल नहीं होगा। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, बहुत छोटा होगा। रियल इमेज होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और बच्चों इसका मतलब मैग्नीफिकेशन हमारा वेरी लेस देन 1 होगा। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, थोड़ा सा अभी समझना मुश्किल हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी समझ में आ जाएगा कि ये माइनस होगा। माइनस का सेंस यहाँ केवल बच्चों ये इससे है कि इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में बन रहा है, उल्टे ओरिएंटेशन में, अपोजिट ओरिएंटेशन में बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज इनफैक्ट ऐसे बना होगा। छोटा होने की वजह से अभी इसमें फिलहाल नहीं दिख रहा, आगे दिख जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से हम थोड़ा पास लेके आते हैं। बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे था तो यहाँ पर इमेज कहाँ बना, फोकल लेंथ पे। ऑब्जेक्ट अब हम कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में अगर बच्चों हम देखें ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रेज होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, टकराने के बाद रेज कहाँ से पास आउट हो रहे हैं,
फोकल पॉइंट से। और बच्चों जो लाइट रे यहाँ पर इस तरह से फोकल पॉइंट से होके गुजरेगा वो मिरर से टकराने के बाद पक्का है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सुन लीजिए, जो लाइट रे यहाँ फोकल पॉइंट से गुजरेगा मिरर से टकराने के बाद वो पक्का है यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट तो वैसे भी था लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे चलेगा, पैरेलल चलेगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो लाइट रे लेके आ रहे हैं वो टॉप का इल्यूजन लेके आ रहे हैं। यहाँ टॉप बनेगा और यहाँ बॉटम बनेगा। बच्चों ये इमेज बना, आप बताइए इमेज कैसा बना? पहली बात रियल बना, दूसरी बात इन फ्रंट ऑफ मिरर बना, तीसरी बात अभी भी डिमिनिश्ड है। अभी भी कैसा है? डिमिनिश्ड है। वहाँ हाईली डिमिनिश्ड था, अभी हम डिमिनिश्ड कहेंगे। कहाँ पे बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, सी और एफ के बीच में बच्चों कहीं बनेगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्लस होगा माइनस होगा, मैग्निफिकेशन माइनस होगा, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन होगा -1। -1 कहने का मतलब इसको मैथमेटिक्स के अनुसार मत देखिएगा, माइनस का सेंस यहाँ पर बस ये है कि इमेज उल्टा बन रहा है। बच्चों अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट करें तो अब ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा चुका है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी बच्चों, मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी। और जो लाइट रे यहाँ फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी, मिरर से टकराने के बाद बच्चों यहाँ क्या हो जाएगी? पैरेलल। उल्टा होता है, जो यहाँ पर पैरेलल गया वो फोकस से गुजरा, जो फोकस से गया वो पैरेलल हो गया। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये दोनों कहीं यहाँ अगर सही तरह से डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल वही उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे आकर कहीं मिल रहे होंगे। यहाँ ये टॉप का इल्यूजन लेके आए बच्चों, यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा, बाकी इधर बनते जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इमेज। इमेज की साइज यहाँ ऑब्जेक्ट के साइज के सिमिलर होगी। इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, वो सारी बातें कॉमन होंगी, डिमिनिश्ड नहीं। इस बार बच्चों सेम साइज का होगा एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा बच्चों कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों यहाँ इमेज जो होगा हमारा मैग्निफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना होगा? एग्जैक्टली -1 होगा। चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ऑब्जेक्ट को इस बार सी और एफ के बीच में लाके हम रख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाला लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है, मिरर से टकराने के बाद बच्चों वो क्या हो जाएगा? फोकल पॉइंट से होकर के गुजरेगा। जो यहाँ इसके टॉप से इल्यूजन चल रहा है वो टॉप से इल्यूजन चलने वाला फोकल पॉइंट से होकर के जब गुजरेगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया और ये फोकल पॉइंट से होके आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस बार आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट रहा, ये इमेज रहा। ऑब्जेक्ट इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा हो गई, यानी कि अगर हम इस समय इमेज का कंडीशन पूछें, पहली बात रियल होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। यहाँ के अंदर बच्चों अभी तक डिमिनिश्ड होता था, अब कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा। यहाँ के अंदर अभी तक यहाँ पर कहाँ बन रहा था? देखिए इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा था फोकल पॉइंट पर, फिर यहाँ के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज थोड़ा सा और मूव कर जाएगा। इस बार मैं कहूँगा इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा होगा। मैग्निफिकेशन होगा कितना? -1 होगा या -1 से ज़्यादा होगा? -1 से ग्रेटर होगा। माइनस का मतलब, आई रिपीट वंस अगेन, ओनली माइनस साइन शोज द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो कि अपोजिट है इसलिए माइनस लगा है। और यहाँ कोई मैथमेटिकल मीनिंग मत लगाइएगा। यहाँ के अंदर बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाके मैंने रखा, कहाँ रखा? फोकल पॉइंट पर। अब ऑब्जेक्ट को अगर फोकल पॉइंट पे हम रखेंगे तो यहाँ पर चलने वाले लाइट रेज जो होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, कहाँ से गुजरा? फोकल पॉइंट से गुजरा। यहाँ से चलने वाले जो लाइट रेज होंगे वो यहाँ कहीं पोल पे आके टकराएंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये दोनों लाइट रेज आप देख रहे हैं पैरेलल जाएंगे। हम आपसे पूछेंगे कहाँ जा कर के मिलेंगे, तो
आप कहोगे पक्का है ये इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेंगे, या यूं कह लीजिए इनफाइनाइट पे मिलने का मतलब वास्तव में मिलेंगे ही नहीं, चाहे इधर बढ़ा लीजिए, कहीं कहाँ मिलते हुए प्रतीत होंगे, इनफाइनाइट पे प्रतीत होंगे। तो बच्चों फिलहाल अभी हमारा इमेज अगर इसके हिसाब से मैं देखूंगा तो रियल होगा, और कहाँ पे बनेगा, बहुत ज़्यादा दूर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, इनफैक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड होगा। जहाँ भी मान लो मैं मान लिया जाके कहीं बना तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, इतना मैग्नीफाइड होगा कि उसको देखना भी सही तरह से पॉसिबल नहीं होगा। कहाँ पे बनेगा, इन फ्रंट या बिहाइंड। फिलहाल यहाँ इन फ्रंट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं बच्चों। यहाँ के अंदर जो है मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, -1। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे स्पेशल केस इस पूरे सीरीज में ये छठा केस, आपके 6th केस आ जाएगा बच्चों। इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को बच्चों हम इस बार रखेंगे फोकल पॉइंट के अंदर ले जाके रखेंगे। ऑब्जेक्ट को बच्चों हम फोकल पॉइंट के अंदर ले जाके रखेंगे। ये फोकल पॉइंट है और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। होगा क्या, यहाँ ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, वो यहाँ पर जाने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकल पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाला जो लाइट रे है वो इस तरह से गया होगा, और ये फोकल पॉइंट अगर है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है तो ये कहाँ से चलेगा, फोकल पॉइंट से। और जो लाइट रे बच्चों यहाँ पोल से जाके टकराएगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्या ये दोनों लाइट रे आपको लग रहा है कहीं मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग नेचर, दे आर ऑफ डाइवर्जिंग नेचर एंड दे विल नेवर मीट हियर। अगर ये मीट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, तो मिलते हुए प्रतीत इनको कराना पड़ेगा, दे विल अपीयर टू मीट। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएं और ये वाली लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पर कहीं ये मिलते हुए प्रतीत होंगे। यहाँ पर एक बच्चों हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। इस बार इमेज जो होगा वर्चुअल होगा। अभी तक इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा था, अब किधर होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और बच्चों यहाँ के अंदर मैग्नीफिकेशन अभी तक निगेटिव आ रहा था, अब कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन और इमेज का ओरिएंटेशन दोनों क्या है, सेम है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के लिए मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव हो गया, और हम कहें +1 से ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो मैग्नीफिकेशन विल बी ग्रेटर देन +1। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा लग रहा है इमेज। और यहाँ के अंदर बच्चों बाकी चीज़ें आप समझ ही गए, वर्चुअल इमेज होगा, अभी तक इन फ्रंट था, बिहाइंड हो जाएगा। यहाँ के अंदर अभी तक एरेक्ट आ रहा था, अभी तक ये बच्चों इमेज जो है उल्टा आ रहा था, रिवर्स था। अभी तक के केस में जितने भी केस हमने देखे, इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से उल्टे डायरेक्शन में था, इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, और यहाँ पर कैसा बनेगा, एरेक्ट बनेगा। समझ में आया बच्चों, एरेक्ट या अपराइट। दिस इज द मोस्ट स्पेशल केस अमंग ऑल दीज। तो इसको बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आते हैं। बच्चों इस बार आइए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ईजी होता है, यहाँ पर बस 1-2 केस चेक करेंगे भी पता चल जाएगा। मान लीजिए बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे रखा हो, यू की वैल्यू इनफाइनाइट हो। बच्चों आप पढ़ चुके हो, मैं रिवीजन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। यहाँ के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, चलिए रे चला के देख लेते हैं। वैसे भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज का पोजीशन फोकल लेंथ पे होता है। देखते हैं, यहाँ से चलने वाले जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगे बच्चों, जब यहाँ टकराएंगे, सपोज यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे मिलाने वाली जो लाइन होगी इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जितने एंगल पर ये टकराया उतने एंगल पर ये रिवर्स बैक हो जाएगा इस तरह से। यहाँ के अंदर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये वाली लाइन जो यहाँ बनी हुई है बच्चों, ये डॉटेड लाइन दिस वन, ये नॉर्मल का काम करेगी। तो यहाँ पर जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो इन दोनों रेज का आपस में मिलना तो पॉसिबल वैसे होगा नहीं इधर की ओर, तो बच्चों पीछे की ओर इसको बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ कहीं आके मिले। और अगर सही ढंग से बनाया जाएगा तो बच्चों ये कहाँ पे आके मिलेंगे, फोकल पॉइंट पे मिलेंगे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट अगर हमारा इनफाइनाइट पे है तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा फोकल लेंथ पे होगा, इमेज की दूरी फोकल लेंथ के बराबर होगी, और इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। इमेज जो बनेगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा? सर
ये वर्चुअल होगा, रेज वास्तव में नहीं मिले हैं, रेज मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ के अंदर जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसा होगा? वर्चुअल होगा। डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड होगा? बच्चों ये हाईली डिमिनिश्ड है, आप देख रहे हैं इतना छोटा है कि इसका डायमेंशन पता नहीं चल रहा है। बच्चों ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, फिलहाल अभी तो बता पाना मुश्किल लग रहा है, आगे जाके पता चला कि ये पॉजिटिव था थोड़ा सा जब ये बड़ा हुआ। तो बच्चों यहाँ मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा और हाईली डिमिनिश्ड होने का मतलब वेरी वेरी लेस देन +1 होगा। यहाँ देखें, अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और यहाँ के अंदर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके बीच कहीं भी रख दें, एक्सेप्ट इनफाइनाइट, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट इनफाइनाइट कहीं भी रख दें तो एक ही तरह का इमेज यहाँ के अंदर बनता है। देखिए मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, बच्चों ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ रखूँगा, ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाला जो रे है टकराने के बाद यहाँ कहीं मुड़ जाएगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो कहाँ से आ रहा हो, फोकल पॉइंट से आ रहा हो। कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? फोकल पॉइंट से। एक रे और इसके टॉप से चलाते हैं, इसके टॉप से एक रे और चलाया, ये बच्चों यहाँ टकराने के बाद पोल से कितने एंगल पर रिवर्स बैक हुआ? यहाँ जितने एंगल पे टकराया था। तो बच्चों इधर ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इनको आपस में मिलने की पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं नजर आ रही है, तो इनको हम उल्टा मिलाएंगे बच्चों, इस तरह से हम इसको रिवर्स ले जाएंगे, इसको रिवर्स ले जाएंगे, तो ये दोनों या करके यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बच्चों ये वाला रे हमारा जो है टॉप का इल्यूजन लेके आया, तो इमेज का यहाँ पर टॉप बना, यहाँ बॉटम बना। ये देखें यहाँ के अंदर इमेज बन रहा है, यहाँ के अंदर बच्चों इमेज बन रहा है, आप देख सकते हैं। इमेज के बारे में अगर हम वही 2-4 बातें पूछें कैसा होगा, तो इमेज यहाँ के अंदर बच्चों पहली बात वर्चुअल होगा, रेज वास्तव में नहीं मिले हैं। दूसरी बात कहाँ पे बनेगा, तो ये बच्चों पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगा। तीसरी बात बच्चों यहाँ पर ये मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? बच्चों ये डिमिनिश्ड होगा। यहाँ के अंदर अगला सवाल हमारा, ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, +1 से छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा, क्योंकि इमेज यहाँ के अंदर छोटा बन रहा है। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा कि बच्चों यहाँ बिहाइंड द मिरर बनेगा या इन फ्रंट? नहीं सर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो बच्चों ये हमेशा देखिए इमेज इधर कभी नहीं बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में याद रखिएगा इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में याद रखिएगा इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगा, इमेज यहाँ के अंदर बच्चों डिमिनिश्ड होगा और हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। ये सारी बातें जो यहाँ के अंदर है ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर यही बात हम वहाँ पे जाके कॉन्केव मिरर के लिए पूछें कि वहाँ इमेज कैसा हो सकता है, वहाँ देखिए ज़्यादातर केस में तो रियल था लेकिन वर्चुअल भी हो सकता था, तो हम कहेंगे रियल भी वहाँ हो सकता था, वर्चुअल भी, लेकिन इसमें केवल वर्चुअल। वहाँ बिहाइंड द मिरर भी हो सकता है, इन फ्रंट भी, लेकिन यहाँ ओनली बिहाइंड द मिरर होगा। वहाँ इन्वर्टेड भी हो सकता है था, एरेक्ट भी, यहाँ इन्वर्टेड नहीं, यहाँ हमेशा एरेक्ट होगा। वहाँ बच्चों हमें रियल था, मैक्सिमम केस में रियल था और कभी एक आध केस में वर्चुअल भी था। तो कॉन्केव के केस में रियल या वर्चुअल कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल और केवल कैसा होगा बच्चों? वर्चुअल होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। हम पूछें कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कब यहाँ पर इमेज हमारा रियल बनेगा, तो कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल परिस्थितियों में। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा नॉर्मल सिचुएशंस में जो यहाँ